हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वैश्विक महामारी को देखते हुए ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही हैं और अपन छठा चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा? फसलोत्पादन। फसलोत्पादन के अंदर अपन खाद्यान्न क्रॉप्स पढ़ ली थी, दलहनी पढ़ ली थी और तिलहनी पढ़ रहे थे। कौन सी क्रॉप चल रही थी? सोयाबीन क्रॉप चल रही थी। कौन सी क्रॉप चल रही थी? सोयाबीन। सोयाबीन का अपन ने वानस्पतिक नाम पढ़ लिया था ग्लाइसिन मैक्सेल, कुल पढ़ लिया था उसका फेबेसी, और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो चीन का उत्तरी पूर्वी भाग। उसके बाद में अपन ने सोयाबीन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे। मैंने बताया था कि सोयाबीन में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 40 से 44% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। इसके बारे में जिक्र किया था। और इसकी तेल की जो मात्रा होती है वो होती है 20%। तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 20% तेल की मात्रा होती है। इसके बाद में यह एक ऐसी क्रॉप थी जो तिलहनी भी होती है प्लस दलहनी भी होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सी क्रॉप है जो दलहनी भी है तिलहनी भी है? कौन सी है वो? सोयाबीन। प्रोटीन आपको याद रखनी है और तेल की मात्रा भी उसमें याद रखनी है। उसके बाद में अपन ने क्या नाम से जलवायु पढ़ी थी, गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है इसे। उसके बाद अपन ने मृदा पढ़ी, इसके लिए काली कपासी मृदा। कौन सी मृदा पढ़ी थी? काली कपासी मृदा चाहिए। इसके बाद में अपन ने उन्नत किस्में पढ़ी, अहिल्या है, गौरव है, मोनेटा है, प्रताप सोयावन है, इन सभी के बारे में पढ़ने कल। आज पढ़ेंगे बेटा बीज दर एवं बीजोपचार। हेडिंग डाल लो, बीज दर एवं बीजोपचार। अब जो सोयाबीन की बीज दर होती है, एक तो छोटे दाने वाली होती है, एक मध्यम दाने वाली होती है, एक बड़े दाने वाली होती है। यदि छोटे दाने वाले की बात करें तो इसमें 75 से 90 kg प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। यदि छोटे दाने की बात करें तो 40 से 45 kg। कितनी? 40 से 45 kg। यदि बड़े दाने की बात करें तब भी कितने बीज की आवश्यकता होती है? 75 से 90 kg बीज की आवश्यकता होती है। छोटे दाने के लिए और बड़े दाने की सीड रेट सेम है, यानी इसमें कितने बीजों की आवश्यकता होगी? 75 से 90 kg, और इसमें भी कितनी आवश्यकता होगी? 75 से 90। और मध्यम की बात करें तो वो है 40 से 45। इसके बाद में इसमें दे रखा है बीजोपचार। कि बीजोपचार क्या होता है? बीजोपचार अपन थायरम या कैप्टान से बीजों को क्या कर देते हैं? उपचारित कर देते हैं। उसके बाद में कोई कल्चर से अपन कोई सा भी कल्चर ले लो। वैसे सोयाबीन के लिए कल्चर मैंने आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम जेपोनिकम। ध्यान रखना, कौन सा कल्चर काम में लेते हैं? राइजोबियम जेपोनिकम। ये कल्चर होता है बेटा जो किसके काम में आता है? मेनली सोयाबीन के क्रॉप में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोयाबीन के लिए कौन सा कल्चर काम में लेते हैं? राइजोबियम जेपोनिकम। अब पढ़ेंगे अपन आगे। लिखो इसमें सोयाबीन की छोटे दाने वाली किस्म के लिए 75 से 90 kg तथा मध्यम दाने के लिए 40 से 45 kg व बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 75 से 90 kg बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज प्रति हेक्टेयर
पर्याप्त होता है। सोयाबीन की कभी कभार एग्जाम में बीज दर भी पूछ लेता है, तो अपने को इसकी जो बीज दर है वो कौन सी करके आनी है, या तो बड़े दाने वाली देगा या छोटे दाने वाली। ऐसे आपको नहीं देगा कि मध्यम दाने वाली, वो आपसे पूछेगा सोयाबीन की बीज दर। तो ऑप्शन में कभी कभार क्या आ जाता है 80 से 100 kg, क्या आ जाता है 80 से 100 kg। इसलिए ध्यान रखना बीज दर कितनी होती है, वैसे 75 से 90 होती है, लेकिन ऑप्शन में क्या देता है 80 से 100 kg। तो अपने को क्या करके आनी पड़ती है 80 से 100 kg। आगे लिखो, बीजों की बुआई करने से पूर्व, बीजों की बुआई करने से पूर्व बीजों की बुआई करने से पूर्व थायरम या कैप्टान, थायरम या कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित कर देते हैं, बीजों को उपचारित कर देते हैं। यानी थायरम या कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देते हैं, बीजों को उपचारित कर देते हैं। उसके बाद राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम नामक कल्चर से बीजों को उपचार कर देते हैं, बीजों का उपचार कर देते हैं। यह हुई बीज दर एवं बीजोपचार। बीज दर छोटे दाने के लिए 75 से 90, मध्यम दाने के लिए 40 से 45 और बड़े दाने के लिए वही 75 से 90। और कौन से कल्चर से उपचारित करते हैं, राइजोबियम जेपोनिकम नामक कल्चर से उपचारित करते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। सोयाबीन की बुआई, सोयाबीन की बुआई 15 जून से 10 जुलाई तक कर देनी चाहिए, 10 जुलाई तक कर देनी चाहिए। जुलाई तक कर देनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। ये हो गया बेटा बुआई का समय। यानी जो सोयाबीन की बुआई है वो 15 जून से हमें 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। यानी कहने का मतलब जैसे बारिश प्रारंभ हो तब जाके हमें सोयाबीन की बुआई कर देनी चाहिए। इसमें कतार से कतार की दूरी क्या रखेंगे 40 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे 10 से 15 सेंटीमीटर। इसके बाद पढ़ेंगे अपन सिंचाई। क्या पढ़ेंगे, सिंचाई। हेडिंग डाल लो सिंचाई। वैसे
इसको किस में उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। यदि बारिश हो रही हो तो अपने को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि बारिश ना हो उस स्थिति में हमें इस फसल में 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। लिखो बेटा, सोयाबीन को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। सोयाबीन को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। वर्षा न होने पर 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। फूल आते समय पहली सिंचाई, फूल आते समय तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय कर देनी चाहिए। फली बनते समय कर देनी चाहिए। यानी जो सोयाबीन को कौन सी ऋतु में उगाया जाता है? वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। यदि वर्षा ना हो उस कंडीशन में क्या करना है कि हमें 1 या 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। जो पहली सिंचाई है वो कब करेंगे कि क्या नाम से? फूल आते समय। और दूसरी सिंचाई कब करेंगे? फली बनते समय। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन निराई गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे? निराई गुड़ाई। हेडिंग डालो बेटा, निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई। सोयाबीन में पहली निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन बाद। सोयाबीन में पहली निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन बाद तथा दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन बाद कर देनी चाहिए। 40 से 45 दिन बाद कर देनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई कब? 25 से 30 दिन पे। और दूसरी निराई गुड़ाई कब करेंगे? 40 से 45 दिन बाद कर देनी चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बैसालीन का प्रयोग करना चाहिए। निराई गुड़ाई के बाद में हो गया पादप संरक्षण। यानी पहली निराई में 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली निराई गुड़ाई को कब करेंगे? 25 से 30 दिन पे। और जो दूसरी निराई गुड़ाई कब करेंगे? 40 से 45 दिन बाद हमें कर देनी चाहिए। और जहाँ पे निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार नियंत्रण कर पाना संभव नहीं हो उस स्थिति में बैसालीन नाम की एक दवा आती है, इसका हमें क्या कर देना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए, इसका प्रयोग कर देना चाहिए। अब पढ़ेंगे बेटा पादप संरक्षण। हाँ सॉरी, खाद एवं उर्वरक। खाद उर्वरक रह गया बेटा, खाद एवं उर्वरक। लिखो, सोयाबीन की बुआई करने की
बुआई करने के 1 माह पूर्व 8 से 10 टन, 1 माह पूर्व 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं। बुआई के समय बुआई के समय 250 kg SSP, यानी जब अपन बुआई करेंगे उस समय कितनी SSP, 250 kg SSP, 75 kg यूरिया, 75 kg यूरिया तथा 75 से 80 kg तथा 75 से 80 kg MOP का प्रयोग करना चाहिए। MOP का प्रयोग करना चाहिए, यानी जब अपन बुआई करेंगे उस समय कितनी जिप्सम कितनी SSP का मतलब होता है सिंगल सुपर फास्फेट। SSP का क्या मतलब होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, और MOP का मतलब होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये अपन कब देनी है, तीनों चीजें बुआई अपन करेंगे उस समय तीनों चीजें दे देनी चाहिए। यदि जिंक की कमी हो, देख लो, जिंक की कमी होने पर, जिंक की कमी होने पर 25 kg जिंक सल्फेट, 25 kg जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। यानी जिंक की कमी होगी तो हमें क्या देनी चाहिए, जिंक सल्फेट देनी चाहिए, और कितनी देनी चाहिए, 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हमें जिंक सल्फेट देनी चाहिए। सोयाबीन की जब अपन बुआई करेंगे उसके कितने माह पूर्व, 1 माह पूर्व। 8 से 10 टन तो क्या है, सड़ी गोबर की खाद, और बुआई के समय 250 kg SSP, 75 kg यूरिया और 75 से 80 kg MOP प्रति हेक्टेयर की दर से दे देते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा पादप संरक्षण। क्या पढ़ेंगे, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कीट। पादप संरक्षण में कीट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कीट। पहला कीट लिखो, फड़का, तना छेदक और पत्ती छेदक। फड़का, तना छेदक और पत्ती छेदक। देखो, इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए मिथाइल पैराथियान, मिथाइल पैराथियान मिथाइल पैराथियान 2% का चूर्ण, 2% का चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर देना चाहिए। यानी कौन कौन से कीट लगते हैं, फड़का लगता है, तना छेदक लगता है और पत्ती छेदक लगता है।
इन सभी कीटों की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का? मिथाइल पैराथियान का 2% का चूर्ण काम में लेना है और कितने केजी लेना है? 25 केजी लेना है और इसका प्रति हेक्टेयर की दर से हमें क्या कर देना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे अपन और अगला कीट लिखो हरा तेला। हरा तेला है और गर्डल बीटल है। गर्डल बीटल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि गर्डल बीटल किसका कीट है? गर्डल बीटल किसका कीट है? किसका कीट है? सोयाबीन का। गर्डल बीटल किसका कीट है? सोयाबीन का। किसका कीट है बेटा? सोयाबीन का कीट है। देखो इन कीटों की रोकथाम के लिए इन कीटों की रोकथाम के लिए इन कीटों की रोकथाम के लिए मिथाइल डिमेटान मिथाइल डिमेटान 25 EC 400 से 600 ml। कितनी? 400 से 600 ml दवा 400 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। यानी जो हरा तेला है और गर्डल बीटल है, गर्डल बीटल इन कीटों की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का? मिथाइल डिमेटान का 25 EC 400-600 ml दवा लेनी है और 400-600 लीटर यानी कहने का मतलब 1 लीटर में 1 ml दवा होगी। जितना ml में दवा लेंगे और लीटर में क्या लेंगे? पानी और घोल बनाएंगे। घोल बना के क्या कर देंगे? उसका छिड़काव कर देंगे। अब पढ़ेंगे रोग। हेडिंग डालो रोग। पहला रोग पढ़ेंगे जड़ गलन रोग। जड़ गलन, इस रोग में क्या होता है कि क्या नाम से पौधे की जड़ें क्या हो जाती है? गड़ जाती है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम। ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित कर देते हैं। कितनी दवा? 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेनी है। प्रति किलो बीज की दर से बीजों को क्या कर देते हैं? उपचारित कर देते हैं। दूसरा रोग पढ़ेंगे जीवाणु अंगमारी रोग। जीवाणु अंगमारी रोग कौन सा रोग पढ़ेंगे? जीवाणु अंगमारी रोग। देखो इस रोग की रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 ppm का घोल बनाकर, कितने का? 200 ppm का घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए।
कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा का प्रयोग करेंगे। और कौन से डिजीज में करेंगे? जीवाणु अंगमारी रोग में करेंगे। तीसरी डिजीज पढ़ेंगे पत्ती धब्बा रोग। तीसरी डिजीज कौन सी है? पत्ती धब्बा रोग। इस रोग में क्या होता है कि इस रोग से ग्रसित जो पौधे की पत्तियां होती हैं उन पे क्या पड़ जाते हैं बेटाओ? धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। लिखो, इस रोग की रोकथाम के लिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। कौन सी दवा का? मैनकोजेब नाम की दवा आती है, उसका 0.2% का घोल बढ़ाएंगे और घोल बढ़ाने के बाद क्या कर देंगे? उसका छिड़काव कर देंगे। अगला रोग पढ़ेंगे चूड़ी फफूंद रोग। अगला रोग डालो बेटा, चूड़ी फफूंद रोग। चौथा रोग है चूर्णी फफूंद। इस रोग को छाछा रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के नाम से छाछा रोग के नाम से। लिखो, इस रोग की रोकथाम के लिए इस रोग की रोकथाम के लिए गंधक के तेजाब का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गए चौथा रोग चूर्णी फफूंद रोग। हमारे ये हो गया पाद ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट। 4 प्रकार के रोग लगते हैं। अब उसके बाद में पढ़ेंगे कटाई एवं मंडाई। कटाई एवं मंडाई हेडिंग डाल लो, कटाई एवं मंडाई। जब फसल की अधिकांश पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं, पीली पड़कर गिरने लगती हैं, यानी जब पत्तियां पीली पड़ जाए और गिरने लगती है, और 10% फलियां और 10% फलियां पीली पड़ जाए तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। अब लास्ट पढ़ेंगे उपज कि हमें सोयाबीन से प्रति हेक्टेयर जो उपज होती है वो हमें कितनी प्राप्त होती है। लिखो, ऊपर लिख देता बेटा। लिखो उपज। सोयाबीन की औसतन उपज सिंचित क्षेत्रों में
सिंचित क्षेत्रों में 25 से 30 क्विंटल तथा असिंचित क्षेत्रों में असिंचित क्षेत्रों में 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। ऐसे क्षेत्रों में कितनी उपज? 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है तथा 30 से 35 क्विंटल सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। यानी सोयाबीन की जो औसतन उपज है वो सिंचित क्षेत्रों में कितनी है? 25 से 30 क्विंटल है। और जो सूखा क्षेत्र है यानी जो क्या नाम से असिंचित क्षेत्र है उनमें 10 से 15 क्विंटल होती है और 30 से 35 क्विंटल हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। ये हमारी किसकी क्रॉप कंप्लीट हो गई? सोयाबीन की क्रॉप कंप्लीट हो गई। आज की वीडियो में अपन यही क्रॉप पढ़ेंगे। कल की वीडियो में अपन सूरजमुखी की क्रॉप स्टार्ट करेंगे। किसकी क्रॉप? सूरजमुखी की, जिसका वैज्ञानिक नाम हेलियांथस एनस होता है और उसका कुल होता है वो एस्टेरेसी होता है और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अमेरिका होती है। इसके बारे में अपन सूरजमुखी के बारे में कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।